इसके पहले हम फर्स्ट वीडियो बना दिए थे, कुछ अवशेषों के बारे में जान गए थे और अब हम सेकेंड जान रहे हैं। उसमें दिया हुआ था प्रकाश के बारे में। अब प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में, और प्रदीप्त दीप्त वस्तुएं और प्रकाश कई वैज्ञानिक आए उसके बारे में बताया कि तरंग है, कई वैज्ञानिक आए उसके बारे में बताया कि कण से मिलकर के बना है। तो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी जब से आया तो वह प्रकाश के बारे में साबित किया गया, प्रकाश क्या है ये क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ही साबित हुआ। आज हम अब फिर जानेंगे, दूसरा पार्ट हम आज लाए हैं तो जानेंगे प्रकाश के माध्यम। कहते हैं वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँखों तक पहुँचती है उसे हम क्या कहेंगे, माध्यम कहेंगे। प्रकाश के माध्यम मतलब वह क्षेत्र जैसे हवा हुआ भी एक क्षेत्र हुआ, पानी भी एक क्षेत्र हुआ। हवा से किरण आता है हमारे और उसके बीच में, जैसे वहाँ से सूरज की रोशनी आया तो सूरज की रोशनी बीच में हवा से टकरा करके मेरे पास आया, तो हवा जो हुआ उसके बीच में वह एक तरह से क्या हुआ, माध्यम हुआ। कभी कभी टॉर्च बारते हैं, टॉर्च के ऊपर जो शीशा लगा रहता है, शीशा से टकरा करके रोशनी कहाँ आता है, बाहर निकलता है, तो वो भी शीशा क्या हुआ, एक तरह से माध्यम हुआ। तो हवा, पानी, कांच, ताप ये सब एक तरह से क्या होता है, माध्यम होता है जिससे प्रकाश आर पार हो सके। तो वही लिखे हैं हम, वह क्षेत्र, वह एरिया जिससे होकर प्रकाश वस्तु से होकर, प्रकाश वस्तु से होकर, जो वस्तु पानी वस्तु हुआ और जैसे पदार्थ हुआ, जो भी चीज़ पदार्थ हुआ उससे बाहर निकलकर आँखों तक पहुँचती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, हाँ उसे क्या क्या कहेंगे, प्रकाश से माध्यम कहेंगे, माध्यम कर सकते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, ताप इत्यादि ये हुआ। अब आगे हम जानते हैं पदार्थ में प्रकाश के माध्यम में, तो हम जानते हैं, अब जानेंगे पदार्थ। कई तरह के पदार्थ होते हैं, कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश की रोशनी बाहर नहीं निकलते हैं, तो वो सब के पदार्थ के बारे में हम जानेंगे। तो पहला है पारदर्शी पदार्थ, जिन पदार्थों से प्रकाश आसानी से निकल जाती है, जिन पदार्थों से प्रकाश जो है रोशनी वो आसानी से निकल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे हम बात करते हैं पारदर्शी पदार्थ, कांच, पानी, हवा इत्यादि, ये सबसे प्रकाश क्या होता है, आसानी से पास हो जाता है, आसानी से निकल जाते हैं, तो ये पावर होता है तभी तो। अब देखना पारदर्शी पदार्थ, जिन पदार्थों से प्रकाश कुछ अंशतः बाहर निकलते हैं, जिन पदार्थों से प्रकाश अंशतः कुछ ही अंश भाग जो है वो बाहर निकले, कुछ ही अंश भाग बाहर निकले, तो उसे हम कहेंगे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। अपारदर्शी पदार्थ होता है जिन पदार्थों से प्रकाश बाहर नहीं निकलता है। पारदर्शी मतलब समझ गए ना, पारदर्शी मतलब हुआ जैसे हवा, पानी, ये सब क्या हुआ, ये सब पारदर्शी पदार्थ हुआ। हवा, पानी ये सबसे रोशनी जो है ना, सूरज तुरंत ही निकल जाएंगे, सूरज की रोशनी तुरंत ही निकल जाएंगे। या टॉर्च बारना है, ये सब कांच, पानी, हवा ये सबसे रोशनी निकल जाते हैं, प्रकाश निकल जाते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहते हैं जिन पदार्थों से होकर प्रकाश कुछ अंशतः कम ही अंशतः भाग पूरी तरह से रोशनी नहीं, मतलब पूरी तरह से रोशनी नहीं निकलता है, तो उसे अंशतः भाग कहते हैं। अंशतः भाग अंश बाहर निकलते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी, पारभासी। पारभासी को दूसरा और भाषा बोलते हैं, अर्ध पारदर्शी भी बोल सकते हैं, तो वो हुआ। अपारदर्शी, तो अर्ध पारदर्शी में क्या क्या होगा, घिसा हुआ शीशा और तेल लगा हुआ पन्ना में, उसमें रोशनी अगर जहाँ गुजारिएगा तो थोड़ा थोड़ा ही धुंधलापन दिखाई देंगे, और घिसा हुआ शीशा में भी रोशनी तुरंत दिखाता नहीं देता है, नहीं दिखाई देगा। चश्मा अगर घिसा हुआ रहेगा तो आगे वाला आदमी दिखाई देगा नहीं, धुंधलापन दिखाई देगा। तो अपारदर्शी, जिन पदार्थों से प्रकाश बाहर नहीं निकलता है उसे हम कहेंगे अपारदर्शी, जिससे प्रकाश बाहर नहीं निकलते हैं। बाहर नहीं निकलना मतलब ईटा, पत्थर ये सब से प्रकाश बाहर नहीं निकलेंगे, लकड़ी से, ये बोर्ड से बाहर नहीं निकलेंगे। जिससे प्रकाश निकलता नहीं है, जिससे प्रकाश बाहर नहीं निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे,
उसे कहेंगे उसे कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। अब छाया, जब प्रकाश की किरण, छाया कब बनता है? जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब समझ रहे हैं ना, लकड़ी हुआ, ये ईटा हुआ, या कुछ चीज़ ऐसे चीज़ है जो अपारदर्शी रहना चाहिए। अपारदर्शी से अगर प्रकाश जैसे गुजारेंगे, जैसे तुरंत गुजारेंगे, ये भी अपारदर्शी, तो इसका छाया कहाँ पे बनेगा? इसका छाया बनेगा कहीं और। जैसे देखिए इसका छाया भी बन रहा है कहीं और बन रहा है, किसी चीज़ का छाया बनता है। तो छाया कब बनता है? जब ये पारदर्शी रहे, अपारदर्शी वस्तु रहे, और पारदर्शी चीज से हम ये है अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तु है, तो अगर पारदर्शी रहता तो इससे रोशनी निकल करके बाहर निकल जाता है। शीशा अगर दोनों तरफ रंगा हुआ नहीं है, तो एक तरफ या दोनों तरफ नहीं रंगा हुआ है, तो वो है क्या है? पारदर्शी है। और एक भाग अगर रंग देंगे तो उससे शीशा से रोशनी इस पार से उस पार नहीं जाएंगे। अब पारदर्शी जितना चीज़ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपरावर्तन में, और यहाँ पर अपरावर्तन मतलब अपवर्तन में पढ़ेंगे, उसके पहले अपवर्तन में पढ़ेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये परावर्तन पढ़ रहे हैं। तो जिन पदार्थों से प्रकाश बाहर नहीं निकलता है उसे हम कहेंगे अपारदर्शी ना, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे लकड़ी हुआ, और जैसे ईंट हुआ, लकड़ी, ईंट, पत्थर, ये सबसे इससे भी क्या होगा? बाहर नहीं निकलेंगे, तो उसे कहेंगे अपारदर्शी। छाया, छाया तो समझने में आ गया। प्रकाश की किरण जब अपारदर्शी पदार्थ पे पड़ता है, अपारदर्शी पदार्थ पे पड़ता है तो अंधेरे क्षेत्र बन जाता है। अंधेरे क्षेत्र बनेंगे, जैसे ये देखिए यहाँ से टॉर्च हम गुजारें, टॉर्च का रोशनी, और यहाँ पे कुछ रखें तो इसका छाया बन जाएगा। यहाँ पे ये इसका छाया बन जाता है, तो ये होगा क्या चीज़? ये जब छाया कब बन सकता है? ये हो जाएगा अपारदर्शी, अपारदर्शी रहेगा तभी ये छाया बनेगा। तो ये छाया को ही, ये छाया जो, छाया का परिभाषा समझने में आ गया। प्रकाश का परावर्तन मेन इम्पोर्टेंट है। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण या जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटती है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटती है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसे है डला हुआ, और यहाँ पे रोशनी या प्रकाश, जब इस पे जब गुजरेगा तो ये क्या होगा? अंदर नहीं जाने देगा ये, क्योंकि अपारदर्शी है। क्या है? अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ है। तो कहने का अर्थ हुआ क्या कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण या जब प्रकाश किसी अपारदर्शी पदार्थ पे टकराता है, अपारदर्शी पदार्थ से जब टकराता है तो वो लौटने की प्रक्रिया को, कई तरह से हम परिभाषा दे सकते हैं, लौटने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। या जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पे पड़ते हैं, जब प्रकाश की किरण जब अपारदर्शी वस्तु पे पड़ते हैं तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट आती है। तो देखिए ये माध्यम था हवा का माध्यम, और इसी माध्यम में लौट गया, तो वो भी क्या कहेंगे? हम इसको भी क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन ही कहेंगे। और सिंपल सी अगर परिभाषा याद रखना है तो ये रखिए आप, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पे पड़ते हैं, टकरा कर लौटती है, इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन आपको अच्छी तरह समझने में आ गए होंगे। प्रकाश का परावर्तन दो तरह के होते हैं, दो प्रकार का। एक होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन हुआ कि जो समतल सतह पे होते हैं, समतल सतह पे, ये एक समतल सतह पे होंगे तब नियमित परावर्तन होंगे, नियमित। तो इसको हम क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। इसको कहेंगे नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन हुआ जब किसी चिकनी सतह पे प्रकाश पड़ती है तो वह परावर्तन होके एक निश्चित समांतर दिशा में लौटती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? समांतर दिशा में, समांतर दिशा में लौटती है तो उसे हम कहेंगे नियमित परावर्तन, जिसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन जो होता है वो होता है ऊपर खबर जी, ये कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ये ऐसे किरण जैसे गुजारेंगे
तो कभी ऐसे गुजर जाएगा, ऐसे गुजर जाएगा, ऐसे गुजर सकता है, किसी तरह गुजर सकता है, क्योंकि ये चिकनी सतह नहीं है। और चिकनी सतह नहीं है तो प्रकाश क्या होगा, गुजरेगा तो टेढ़े मेढ़े जगह पर गुजरेगा, तो वो नियमित परावर्तन नहीं हुआ। तो आपको ये समझने में आ गया प्रकाश का परावर्तन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। तो नियमित हो गया, ऐसे भी आदमी टेढ़ा रहता है तो उसका टेढ़ा से ही बात किया जाता है, ये टेढ़ा ही है। चलो, तो नियमित परावर्तन तो समझने में आ गया। तो प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन, प्रकाश माध्यम भी समझने में आ गया, जिस माध्यम में प्रकाश जिस क्षेत्र से प्रकाश जाते हैं, जिस क्षेत्र से वस्तु निकल आँखों तक पहुँचते हैं प्रकाश, तो उसे हम क्या कहेंगे, माध्यम कहेंगे। माध्यम भी होता है कई तरह का, क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होते हैं, अपारदर्शी माध्यम होते हैं, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, अपारभासी, पारभासी माध्यम को ही कहेंगे। ओह, माध्यम नहीं हुआ ये, अपारभासी माध्यम नहीं हुआ, तो प्रकाश माध्यम हो गया। अपारदर्शी पदार्थ, पदार्थ के बारे में तो समझने में आ गया। पारभासी, तो इसके बारे में समझने में आ गया। अपारदर्शी, इसके बारे में समझने में आ गया। छाया, इसके बारे में समझने में आ गया। पारदर्शी मतलब समझ गया। अब आगे हम जानते हैं, और अब हम जानेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम कहते हैं जब प्रकाश की किरण किसी किसी परावर्तक सतह पर पड़ती हैं तो निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाती हैं, उसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम कहेंगे। तो कोई भी प्रकाश के एक निश्चित समतल सतह पर जब पड़ेंगे तो वो निश्चित दिशा में ही निश्चित कोण के अनुसार वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे निश्चित। वही कहते हैं जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह हुआ मतलब चिकनी सतह, पॉलिश किया हुआ सतह, एक भाग पॉलिश किया रहना चाहिए, परावर्तक सतह पर पड़ती है, तो वह निश्चित नियम अनुसार, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे 30 डिग्री कोण पर अगर गिरेंगे तो वह 40 डिग्री के कोण से निकलेंगे, ऐसा नहीं है। वो निश्चित, अगर 30 डिग्री से यहाँ कोण से अगर गुजरे हैं तो इधर भी 30 डिग्री कोण से ही निकलेंगे। तो निश्चित नियमानुसार होता है परावर्तित। अब जानते हैं आपतित किरण, तो हम यहाँ पे बता दिए हैं, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ओ एन ओ। अब देखिए ये परिभाषा जो बना है, ये जो परिभाषा बना है आप ये खुद से बना सकते हैं। आपतित किरण वह किरण आपतित किरण वह किरण जो सतह पर पड़ती है। तो देखिए ये जो किरण है यहाँ पे सतह पे पड़ा है, तो ये जो सतह पे जो पड़ा किरण, इसी को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और सतह से जो टकरा कर यहाँ टकराया है, सतह से टकरा कर जो लौट गया है दूसरी तरफ, उसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। तो वही परिभाषा हम लिखे हैं, परावर्तित किरण सतह से जो टकरा कर जो किरण लौटती है उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। आपतन बिंदु, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण आपतित किरण आपतित किरण या परावर्तित किरण जहाँ से लौटती है, या आपतित किरण कहाँ, इस बिंदु पे पड़ रहे हैं, इस बिंदु पर जो पड़ा इसी को नाम का रखा गया आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु समझने में आ गया। तो आपतन बिंदु कहते हैं आपतित किरण जिस बिंदु पे पड़ती है, आपतित किरण जिस बिंदु पे पड़ती है उसे हम कहेंगे आपतन बिंदु। और बहुत परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, आने वाली किरणों को आपतित किरण कहेंगे, और टकरा कर जाने वाली किरणों को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण भी कह सकते हैं। तो आपतित किरण जिस बिंदु पे पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहेंगे। अभिलंब, जो दर्पण के आपतन बिंदु पर डाला जो लंब डाला होता है उसी को हम क्या कहेंगे, अभिलंब। आपतन बिंदु पे जो डाला गया लंब, यहाँ पे आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को ओ एन को क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे।
परिभाषा रटना नहीं, आपको समझना है। आपतन कोण, आपतन कोण कहेंगे, आपतन कोण देखिए ये और ये दोनों के बीच में बन रहा है। आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। ये है, यहीं पे परिभाषा हम लिख दिए हैं। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण, जिससे आर से सूचित करते हैं, और आपतन कोण से आई से सूचित करते हैं। अब हम जानेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं जो कि बहुत परीक्षा में आते रहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तन का भी नियम, अगर इसको आप याद रखे हैं या आप इसको माथा में बैठा लिए हैं तो अपने से याद रख सकते हैं। तो क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों 1 2 3, देखिए 1 2 3 तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो वही हम लिखे हैं परिभाषा में, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, समतल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण जितना बनाएगा उतना ये परावर्तन कोण बनाएगा। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। अगर हम ये सवाल पूछें, कुछ ऐसा भी सवाल है, अगर हम यहाँ से गुजारें, ये हुआ ये अभिलंब, अगर यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, अगर यहाँ से 30 डिग्री बन रहा है तो बता सकते हैं परावर्तन कोण कितना होंगे। यहाँ से ये परावर्तन कोण कितना होंगे, तो यहाँ पे हम लंब जब डाले हैं तो ये कोण मालूम करना है। तो यहाँ पे हम जब लंब डाले हैं तो ये 30 डिग्री हुआ, तो ये पूरे कोण होता है 90 डिग्री, तो 30 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा कितना, मतलब 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हुआ परावर्तन के नियम से, परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो ये 60 डिग्री हुआ, तो ये भी कितना होंगे, 60 डिग्री। तो इस तरह हम समझ गए। कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं, अगर दे देंगे यहाँ पे कह देंगे कि अगर बताइए ये 15 डिग्री पे है, कितना डिग्री पे है, ये 15 डिग्री है, तो बताइए ये कोण कितना होंगे, तब तो मालूम करना है कैसे। तो ये 15 डिग्री है, ये कोण अगर 15 डिग्री दिया है, 15 डिग्री, तो ये कोण मालूम करना है आपको। ये तो ये 15 डिग्री है, तो ये वास्तव में कितना होगा, 75 डिग्री, 75 डिग्री। तो इधर है 15 डिग्री, तो इधर भी कितना होगा, 15 डिग्री होंगे कि नहीं, 15 डिग्री होंगे, इधर भी 15 डिग्री होंगे, इधर 15 डिग्री, तो यहाँ भी कितना 75 डिग्री होंगे। तो समझने में आ गए, तो ये कितना कोण बनेंगे, 75 डिग्री। तो इस तरह सवाल भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो हमने क्या समझा, ये सारा नियम जो है, परिभाषा आपको याद नहीं करना है, मात्र अगर ये फिगर याद है, फिगर भी याद करने का कोई बात नहीं है, तुरंत ही याद हो जाएंगे। एक समतल सतह खींचिएगा, आने वाली किरणों का आपतित किरण कहिएगा, और जो लौट करके चले जाते हैं उसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। जिस बिंदु पे आपतित किरण पड़ता है उसे हम कहेंगे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर लंब जो डाला जाता है उसी को हम कहते हैं अभिलंब। अब आपतन कोण, आपतन कोण हुआ आपतित किरण अभिलंब, आपतित कोण, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को कहेंगे परावर्तन कोण। इस तरह हम समझ गए। नियम था दो गो, ये याद हो गया। नियम कुछ नहीं है, इसको अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, तीनों 1 2 3 तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो वही लिखे हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं या समतल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये आपको समझने में आ गए, परिभाषा भी आपको समझने में आ गए। हम ओ ए को लिखे हैं आपतित किरण लिखे हैं, ओ बी को लिखे हैं परावर्तित किरण, ओ है इसका क्या है, आपतन बिंदु, अभिलंब क्या है, ओ है। ये आपको अच्छी तरह से समझने में आ गएंगे। अब हम जान लेते हैं कि प्रतिबिंब होता है किसी वस्तु स्रोत से आने वाली किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, या यहाँ पे हम अपवर्तन का भी परिभाषा बता सकते हो। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, जिस बिंदु पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। अब यहीं पे हम दो परिभाषा यहीं से छुपा हुआ है, यहीं से दो परिभाषा क्या छिपा हुआ है? किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरणें, आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हैं, तो यहीं तक जो जिस बिंदु पे मिलती हैं तो वो हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहेंगे इसको? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत करवाएंगे तो वो कहलाएंगे कौन सा? ये कहलाएंगे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहलाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझने में आ गया। तो जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत, अब वास्तविक प्रतिबिंब को उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? उल्टा प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब ये बनता है सीधा, ये सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, वास्तविक जो रियल है उसको पर्दे पर उतार सकते हैं। और काल्पनिक मतलब कल्पना कर सकते हैं, जिसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब। उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझने में आ गया। तो यहीं से दो परिभाषा खुलता है। एक परिभाषा यहीं से निकल गया, किसी वस्तु स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और इसी में अगर परिभाषा और देना है तो यहाँ से पूरे यहाँ तक लिखना होगा। यहाँ तो मिलती हुई, यहाँ पर क्या लिखना होगा? इसका परिभाषा लिखना होगा। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब जानते हैं समतल दर्पण। दर्पण के बारे में आगे पढ़ना है, लेकिन कुछ समतल दर्पण की विशेषता दिया हुआ है। तो क्या क्या विशेषता है पहचानने का? कहेंगे कैसे आप दर्पण को पहचानिए? तो दर्पण में पहचानने का नियम है, यह प्रतिबिंब आभासी बनेगा, मतलब सीधा बनेगा। तो ये दर्पण है, ये प्रतिबिंब जो बनेगा ये सीधा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। आभासी बनेगा, आभासी मतलब सीधा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। अगर जितना बड़ा हम वस्तु इधर रखेंगे और इधर प्रतिबिंब भी बनेगा उतना ही बड़ा बनेगा। पार्श्व रूप से उल्टा होता है। पार्श्व रूप, पार्श्व मतलब उल्टा होता है, मतलब आप दायां हाथ उठाइएगा तो उसमें लगेगा कि बायां हाथ उठा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ऐसे उलट नहीं जाता। ऐसे उल्टेगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। पार्श्व रूप से उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हाथ उठाइएगा तो आईना में दिखाई देगा ये हाथ उठा हुआ, और साइज देखिएगा दोनों सेम रहता है, ये साइज का वही साइज का आईना में भी दिखाई देगा। तो ये होता है समतल दर्पण की विशेषता। दर्पण के जितना उतना ही पीछे होना है, जितना आप दर्पण के जितना पीछे जाइएगा तो उतना लगेगा कि आगे जा रहे हैं। अगर वस्तु को, अगर आप दर्पण, समतल दर्पण के सामने अगर दौड़ते आइएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड से आ रहे हैं दौड़ते हुए, तो आपको लगेगा 4 मीटर प्रति सेकेंड से दौड़ते हुए आईनों में नजर आते हैं। ये दर्पण की विशेषता है। और दूसरा, अगर दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, समतल दर्पण को, तो वो लगेगा 2 थीटा कोण से घूम गया है। ये है विशेषता, दर्पण की विशेषता। ये सारा दर्पण की विशेषता है। और अगर पूरे आईनों में हमको फोटो हम अपना देखना चाहते हैं तो दर्पण का 1/3 हमको काटना होगा। तो ये चीज़ समझने में आ गया कि समतल दर्पण में अगर भी की चाल से चल रहे हैं तो उसमें प्रतिबिंब दिखाई देगा 2v की चाल से। थीटा कोण से अगर कोई दर्पण को हम घुमा दिए तो 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। ये समझने में आ गया। अब आगे जानते हैं और कि कभी कभी क्या होता है, ठाकुर या नाई सब में क्या होता है, वो आईना लगा रहता है। क्या लगा रहता है? आईना। आईना लगा रहता है तो वह एक दूसरे का आईना जैसे सट करके रहता है, ऐसे करके एक दूसरे के सटा करके हम आईना रखेंगे, ऐसे करके जो खड़ा रहता है, इस तरह आईना जो खड़ा रहता है,
तो वह खड़ा जो एक दूसरे से ऐसे करके जो सट करके रहता है ना खड़ा, तो वो कितना कितना उसमें इमेज बन सकता है, इमेज वो समतल दर्पण में कितना इमेज बन सकता है। तो इमेज कितना बन सकता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो वह 360 डिग्री बटे थीटा करेंगे। अगर 60 डिग्री कोण पे अगर ऐनों को खड़ा कर दिए एक दूसरे ऐनों को, जैसे सैलून में रहता है 60 डिग्री पे अगर खड़ा कर दिए तो उसमें बनेगा कोण कितना बनेगा, के वो बनेगा इमेज फोटो। कभी कभी देखते हैं सोनार के पास शीशा में पैकिंग रहता है और ऐना में देखने के बाद बहुत इमेज दिखाई देता है, और सैलून में जाते हैं तो एक फोटो बहुत फोटो दिखाई देते हैं। कारण क्या है, उस एंगल पे उसको रखा जाता है शीशा को। तो 60 डिग्री अगर शीशा को झुकाव पे रखेंगे तो एक दूसरे के, तो वो बनेगा कितना 6 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का 6 डिग्री, 6 को इमेज बनेगा। लेकिन 6 को इमेज नहीं बनता है, अगर सब में आ जाए तो एक घटा देना है, तो ये हो जाएगा 5 इमेज बनेगा। कितना इमेज बनेगा 5 फोटो बनेगा। 60 डिग्री अगर कोण पे एक दूसरे को शीशा को चिपका के रखेंगे तो 5 को उसमें प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा फोटो। अगर यहीं पे क्या हो गया, ये हो गया कितना, अगर यहाँ पे कुछ और दे देते हैं, जैसे और हम बात करते हैं जैसे 45 डिग्री, 45 डिग्री से अगर कटाएंगे तो 45 डिग्री कितना बार में कटेगा, 4 बार में, 4 बार में कि 5 बार में, कितना डिग्री कितना बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा। हाँ, तो ये 4 बार में कर सकता है। 45 का 45, 45 का ये कितना बार में कटेगा, 45, 45 का 45 हो जाएगा तो 9, 9 चौक 36, ये तो नहीं, कितना बार में कटेंगे, यहीं से कटा 360 बटे 45, 9 पच्चन 45, 9 चौका 36, ये हो जाएगा 8 बार में। तो 8 इमेज बनेगा, तो 8 नहीं इमेज बनेगा, इसमें कितना बनेगा 7 फोटो बनाएगा, 7। तो ये है इंटरेस्ट का बात है। ये चीज़ आपको जानकारी हो गए कि ऐना में कैसे वो कितना इमेज बनाना है, सैलून में रहे या कहीं भी रहे, तो वो फोटो बनाने के लिए आपको 360 डिग्री बटे थीटा इस एंगल पे आपको ऐना को रखना होगा। अगर ऐना अगर इसको कटाने पे अगर इसको कटाने पे सम संख्या आता है तो एक घटाना होगा, और अगर कटाने पे विषम संख्या आता है तो घटाना नहीं है। अगर देखिए यही अगर विषम संख्या आ जाए 360 डिग्री बटे 40 डिग्री पे हमें कटाना, तो 40 डिग्री पर 9, तो 9 आ गया तो 9 ही रहने देना है क्योंकि विषम आ गया। आगे हम जानते हैं दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण वह चिकनी सतह होते हैं, चमकीली सतह जो रस्टित किया रहता है, वो रहता है एग्रेंटियम नाइट्रेट का रहता है। एग्रेंटियम नाइट्रेट का पॉलिश क्या रहता है, शीशा के पीछे जो शीशा पहले होता है पारदर्शी, दोनों तरफ पारदर्शी होते हैं, तो एक भाग जो पॉलिश किया रहता है इसी रंग से पॉलिश किया रहता है एग्रेंटियम नाइट्रेट से, जो कि प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित करते हैं। अब हम ये चीज़ समझ गए, अगले वीडियो में जानेंगे, अगला सब चीज़ थ्योरी जानेंगे कैसे प्रूव किया जाता है, इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद। तो ये वीडियो आपको किस तरह लगा, अच्छा लगा तो आगे और वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो में जो भी चीज़ अगर गलत दिखाई दे रहे वो हमको कमेंट करके बताइएगा, तो हम आगे और वीडियो इसको सुधारने का कोशिश करेंगे। तो आपको धन्यवाद, खुश रहिए और खुशी से पढ़ते रहिए और बोर्ड का एग्ज़ाम सही ढंग से कीजिए, तैयारी कीजिए। धन्यवाद।